हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 7 कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना है, ठीक है। पहले ये वाला देख लो, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पिछला वाला पार्ट इसके लिए। ओके, सो हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 7 है आज, ठीक है। और 6 पार्ट्स ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि यार स्कूल कब शुरू होने वाली है, स्कूल कब शुरू होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है। सो आई थिंक कि स्कूल आपकी 15 अगस्त के पहले तो नहीं खुलेगी। एक्चुअली आई थिंक क्या, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट या ऐसा कुछ तो भी है, तो वो जो मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि 15 अगस्त के पहले आपकी स्कूल नहीं खोली जा सकती। हमारे आदरणीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, ठीक है, केंद्र सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा है, इसका मतलब सच ही होगा, ठीक है। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है जुलाई में खोलेंगे, अगस्त की शुरुआत में खोलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। मुझे तो ये भी लगता है कि सितंबर तक नहीं खुलेगी, ठीक है। तो इस ऑनलाइन के साथ ही आपको जीना पड़ेगा और इसके साथ आप एडजस्ट करना सीख लीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन हम शुरू करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है कि हमारे जो बहुत ही दुखद घटना हुई, 20 जवान शहीद हो गए इंडिया के, ठीक है। सो आप उनके लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। आपको तो ज़रूर पता होगा कि क्या हुआ है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का एजेंडा क्या क्या है देखिए। हम डार्विनिज्म पढ़ेंगे, हम लैमार्किज्म पढ़ेंगे और उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, ठीक है। तो एंड तक देखिएगा सेशन, ठीक है, क्योंकि आज बहुत अच्छा लगने वाला है। देखिए, आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज लाए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर्स लाया हूँ जिससे आपको ऐसे ऐसे समझ में आने वाले, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहले हम सीखेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। क्या सीखेंगे? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि हमारे डार्विन बाबा ने क्या कहा वो हम सीखेंगे। देखिए, चार्ल्स डार्विन had collected innumerable specimens of plants and animals. Depending upon the observations of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of the fittest. तो देखिए क्या है, चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स कलेक्ट किए थे। स्पेसिमेंट्स मतलब सैंपल कलेक्ट किए थे और उस सैंपल्स पे बेस्ड उन्होंने बहुत रिसर्च की, बहुत ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बनाई, ठीक है। क्या बनाई? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसके अंदर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। मतलब जो प्राणी या जो ऑर्गेनिज्म सबसे फिट होगा, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ सबसे फिट होगा, सबसे परफेक्ट बैठेगा, वो ही सरवाइव कर पाएगा, ऐसा डार्विन बाबा ने बोला, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक एंटाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या नाम था बुक का? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। फिल्म्स में पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल्ड करके रखा है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब देखिए क्या है यहाँ पे, डार्विन बाबा ने क्या बोला था, इसे हम पहले इसमें देखेंगे, फिर आपको फोटोज भी दिखाऊंगा जिससे ऐसे ऐसे समझ में आएगा आपको। देखिए, व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। प्रोलिफिकली का क्या मतलब होता है? तो प्रोलिफिकली का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे दे रहे हैं, अपने फ्यूचर जनरेशंस दे रहे हैं, एक देने के लिए इनको पहले कंपटीशन करना पड़ता है, ठीक है। इनको कंपटीशन करने के बाद ही रिप्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाती है। देखिए, ऑल द ऑर्गेनिजम्स compete with each other in a life threatening manner। मतलब ये जो कंपटीशन होता है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग वे में भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे की जान लेने तक ये लोग तुले जा सकते हैं। Okay, in this competition only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition। मतलब जो organisms अपने अंदर बदलाव करेंगे, मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस करेंगे, ठीक है, जो कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए चाहिए होंगे, वो ही ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, वो ही ऑर्गेनिजम्स बचने वाले हैं। Okay, however, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish। मतलब इसके अलावा जो है ऑर्गेनिजम्स तो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके बाद नेचर सेलेक्ट करेगा
कि किस ऑर्गेनिज्म ने सही से मॉडिफिकेशन किया और कौन सा ऑर्गेनिज्म नेचर में रह सकता है। ठीक है, तो नेचर में भी काफी सारे बदलाव आते रहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि अपने अलग अलग सीजन्स रहते हैं, उसके अलावा अलग अलग और भी कई सारे चेंजेस आते रहते हैं नेचर में, और उसके हिसाब से एनिमल्स में से जो स्पीशीज उससे अडेप्ट कर पाती है, अडेप्ट कर पाती है, ठीक है, तो वो वाली स्पीशीज रह पाती है। ठीक है, और बाकी की स्पीशीज गायब हो जाती है, मतलब मर जाती है, they perish. Okay, sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. तो यहाँ पे क्या बोला देखो, जो ऑर्गेनिजम्स बच गए, जो ऑर्गेनिजम्स को नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो अपने बच्चे दे सकते हैं, और उसके बाद उनकी स्पीशीज कंटिन्यू होती जाती है और धीरे धीरे एवोल्यूशन करके उनकी भी नई स्पीशीज आती रहती है। ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन तो इट इज अ जनरल रूल, हर एक ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन होता है, इंसानों में भी होता है। आपने देखा है पिछले सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंसानों में कैसे एवोल्यूशन होता है, हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में तो पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक नेचर आपको सिलेक्ट नहीं करती या फिर आप बच नहीं जाते नेचर की मार से, तब तक आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं है, ये पूरे ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज के बारे में है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही हर एक ऑर्गेनिज्म को जो है नेचर के खिलाफ युद्ध लड़ना है। जैसे आप सोचोगे कि यार इंसानों को किधर ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ युद्ध लड़ना है, तो अभी देखिए नेचर ने इंसानों के खिलाफ कोविड-19 को खड़ा कर दिया है। अगर कोविड-19 से इंसानों ने जीत पाई तो ही इंसान धरती पर रह पाएंगे, नहीं तो इंसान मर जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, बहुत ही अच्छा एग्जांपल ऐसे ही क्रिएट हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, मुझे सबसे बेस्ट चीज मिली है ये आपके लिए। देखिए क्या है, ईच स्पीशीज शोज वेरिएशन। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि हर एक स्पीशीज में कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होते हैं। जैसे कि अब इंसानों में कुछ इंसान टॉल होते हैं, कुछ इंसान शॉर्ट होते हैं, कुछ इंसान मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा की कुछ तो स्पेशलिटी होती है हर एक इंसान में। ठीक है, वैसे हर एक स्पीशीज में अपने जानवर जो है वो अलग अलग वेरिएशन शो करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो बड़ा वाला जिराफ है ना, ये जिराफ है। ओके, सो जो टॉल वाला जिराफ है वो शॉर्ट वाले जिराफ को कह रहा है शट इट शॉर्टी, मतलब तुम जो है कितने ज्यादा बुटके हो, तुम नहीं आ सकते यहाँ पे। नाउ जो कम हाइट वाला है वो बोलता है गेट ऑफ माई लैंड यू लैंकी गिट। तो वो क्या बोल रहा है बड़े वाले जिराफ को कि यार ये तो मेरी जगह है, तुम कहाँ से आ गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, देयर इज कॉम्पिटिशन विद इन ईच स्पीशीज फॉर फूड, लिविंग स्पेस, वाटर, मेट्स एटसेट्रा। ठीक है, मतलब इसके अंदर काफी सारा कंपटीशन होता है, खाने के लिए भी कंपटीशन होता है, पीने के लिए भी कंपटीशन होता है, रहने के लिए भी कंपटीशन होता है, पानी के लिए भी होता है, मेट्स के लिए भी होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इसकी वजह से जो है आपको थर्ड चीज क्या दिखती है पता है, द बेटर अडेप्टेड मेंबर्स ऑफ दीज स्पीशीज आर मोर लाइकली टू सर्वाइव, दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो देखिए जिसने ज्यादा अच्छे से अडेप्ट किया वो रह पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो शॉर्ट वाला जिराफ था वो तो अरे बाप रे ये तो खा ही नहीं पा रहा है, जबकि जो बड़ा वाला जिराफ था वो तो आराम से ऊपर जाके पत्तियां खा रहा है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि बेटर जो अडॉप्ट कर लेते हैं ना जो मेंबर्स, वो ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं, दे कैन सर्वाइव, वो जिंदा रह सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, एंड दीज सर्वाइवर्स will pass on their better genes to their offspring who will also show this beneficial variation। मतलब क्या है, अब ये जो सर्वाइवर बच गए, जो सर्वाइव कर गए, वो अपने अच्छे वाले जो जीन्स है ना, अब देखिए सारी चीजें जीन्स से चलती है, वो तो आपने शुरुआत में ही देख लिया होगा कि हमारी बॉडी में जैसे प्रोटीन्स बनते हैं उसके हिसाब से हमारा हाइट वेट वगैरह डिसाइड होता है। तो देखिए प्रोटीन्स कहाँ से बनते हैं, जीन्स से ही बनते हैं एट लास्ट, ये तो आपने फर्स्ट हमारे वीडियो में सीख लिया होगा। तो देखिए क्या है कि ये जो जीन्स है ना, ये इसके अंदर अच्छे थे, जो टॉल था उसके अंदर जीन्स बेटर थे, जो शॉर्ट था उसमें जीन्स वीकर थे। ठीक है, तो बेटर वाले जो जीन्स है ना, वो बेटर वाले जीन्स अपने ऑफस्प्रिंग को वो दे देगा। ठीक है, जिराफ जो है उसके जीन्स ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग को, और वो ऑफस्प्रिंग भी और भी वो उसमें भी और वेरिएशन करके और भी अच्छे कुछ बदलाव दिखा सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर अच्छा लग रहा हो तो यार अंगूठा दिखा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शंस भी हुए। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है इसके खिलाफ कुछ लोगों ने कहा कि यार इसमें कुछ तो
फॉल्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। काफ़ी ड्यूरेशन तक जो डार्विन की थ्योरी थी वो बहुत ही सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं डार्विन बाबा। However, some objections were raised against the theory। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे कि थ्योरी के खिलाफ बोल रहे थे। अब इसमें से क्या क्या थे देखिए, पहली बात तो यह है कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार एवोल्यूशन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन है, ऐसा तो नहीं होता, कुछ साइंटिस्ट ने कहा, ठीक है, ये बात भी सही है। फिर देखिए, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। अब कुछ मॉडिफिकेशंस, अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ऑर्गेनिज्म हमेशा यूजफुल ही मॉडिफिकेशन करेगा, बहुत बार यूजलेस मॉडिफिकेशंस भी हो जाते हैं। इसके बारे में तो डार्विन बाबा ने कुछ कहा ही नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल उठता है। और तीसरा सवाल उठता है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। एब्रप्ट मतलब एकदम सडनली हो जाते। तो देखिए यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया कि ये चेंजेस स्लो होंगे, ये फास्ट होंगे, ये कैसे होंगे, ये सब के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये इसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस है। लेकिन अब देखिए, इट इज ट्रुथ कि डार्विन की जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सेप्टेड है और काफ़ी ज़्यादा इसको एवोल्यूशन के स्टडी में लिया गया है और आपको ये जरूर याद रखनी है। देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, डार्विन्स वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन। ठीक है, तो डार्विन का जो काम है, भले इतने सारे ऑब्जेक्शंस है लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। और अगर आपने डाइजेस्ट वगैरह डाउनलोड नहीं की है तो अभी के अभी कर लो। मैंने आज सुबह आपको वीडियो दिया था कि आपको फ्री की डाइजेस्ट, नवनीत की ई डाइजेस्ट फ्री में कैसे मिलने वाली है, तो उसको ना देखा हो तो जरूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है, ठीक है। तो हमारे डार्विन बाबा थे कौन? ये जो आपको चित्र में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनकी वजह से हमें ये पढ़ाई करनी पड़ रही है। भले ही ये साइंस के लिए अच्छा है लेकिन हमारे लिए तो काफ़ी बोरिंग सा है। देखिए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम है। 1809 में जन्म हुआ, 1882 में डेथ हुई, ठीक है। सो दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे। ओके, सो दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें दी थी। ही शोड दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक ही कॉमन एंसेस्टर था और उसी से धीरे धीरे करके अलग अलग स्पीशीज फॉर्म हुई है। ओके, ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एवोल्यूशन। अब उन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन की जो मैं प्रिंसिपल दे रहा हूं तुम्हें, यही रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन ये उठता है कि काफी लोग कहते हैं कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं होता है एवोल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट है लैमार्किज्म, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये डार्विनिज्म और लैमार्किज्म पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए क्या नाम है इनका, जीन बाप्तिस्ते लमार्क। क्या नाम है? जीन बाप्तिस्ते लमार्क, ठीक है। प्रपोज दैट morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution and the reason behind these morphological changes is activities or laziness of that organism। तो देखिए जीन बाप्तिस्ते लमार्क, इन्होंने हमें क्या बोला, ये भी एक बाबा ही थे, लमार्क बाबा कहेंगे हम इन्हें। तो देखिए क्या कहा इन्होंने कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब मैंने 3 बार बताया हुआ, एक और बार बता रहा हूँ क्योंकि ये याद रखना है। उनके जो स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शन में जो चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे कि बोन्स वगैरह में होते हैं, मसल्स वगैरह में होते हैं, बाकी चीजें, ठीक है, ये सब जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द एक्टिवनेस, ठीक है, यूज करने से या फिर लेजीनेस, मतलब यूज ना करने से, ठीक है। अगर आप एक ऑर्गन को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर होगा एवोल्यूशन, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर एवोल्यूशन नहीं होगा और वो धीरे धीरे करके गायब भी हो जाएगा, ठीक है। ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल को उन्होंने क्या नाम दिया? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। देखिए क्या है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ अ जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशंस। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि जो जिराफ है ना, उस जिराफ की जो नेक है, जो उसके गला है, आपको पता होगा कि सबसे लंबी नेक है ऑफ ऑल द लैंड एनिमल्स। तो देखिए ये इतनी लंबी कैसे हो गई कि जिराफ जो है वो कई जनरेशन से अपनी
नेक को ऐसे ऊपर 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 ऐसे एक्सटेंड करते जा रहे थे और उसके से क्या हो रहा था, खिंच खिंच के लंबी हो गई। ठीक है, अब सुनने में बड़ा ही स्टूपिड लगता है लेकिन दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, लमार्क ने ऐसा कहा है, हो सकता है ये ट्रूथ हो। ठीक है, देखिए पहले जिराफ ऐसे हुआ करते थे, फिर उन्होंने एक्सटेंड कर करके अपनी नेक इतनी लंबी की, फिर इतनी लंबी की, फिर इतनी लंबी की और फाइनली इतनी लंबी हुई। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लमार्किज्म। ओके, Similarly, shoulders of the ironsmith have become very strong due to frequent hammering movements। मतलब जो हमारा आयरनस्मिथ मतलब जो लोहार होता है ना, वो ऐसे ठोक ठोक के जो हैमर होता है उससे ठोक ठोक के उसका जो शोल्डर है वो स्ट्रांग हो जाता है और उसके आगे की जनरेशन्स में जो शोल्डर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ऐसा बताया। ओके, ये काफ़ी हद तक सच भी है, आज अपने को देखने को मिलता है सच्ची में, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शंस तो उठाया। वो क्या है आगे देखेंगे। नाउ सी, विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। अब उन्होंने क्या कहा कि जो ऑस्ट्रिच होता है, जो इमू होता है, मैंने आपको पिछले सेशन में इनकी फोटोज दिखाई थी, इनके जो विंग्स है ना वो अब एकदम वीक हो चुके हैं, एकदम क्या कहते हैं यूजलेस हो चुके हैं क्योंकि इनका यूज ही नहीं किया गया। ठीक है, legs of the birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modifications in their body for burrowing habit। तो देखिए क्या है, जो स्वान होती है, जो डक होती है, इनके जो लेग्स है ना वो लेग्स हमेशा पानी में स्विम करते रहते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं। इसकी वजह से इनके जो लेग्स है ना वो किसके लिए यूजफुल हो गए, अभी सिर्फ स्विमिंग के लिए अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये बदल चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं। और जो स्नेक से उन्होंने अपने लेग्स खो दिए हैं, अब क्रिश्चियनिटी कहती है कि बाप रे वो एडम एंड ईव वाला जो स्टोरी थी, लेकिन आपको अभी साइंस पढ़नी तो आप उसे अभी छोड़ दो। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखो कि स्नेक्स जो है उन्होंने अपने लेग्स छोड़ दिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशंस किए जिससे कि वो बरो बना सके। बरो मतलब जो नीचे ग्राउंड के अंदर खोद के वो बनाते हैं ना अपना जो उनका होल टाइप का रहता है। ठीक है, वो बनाने के लिए उनके जो पैर है वो काम नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने मॉडिफिकेशंस करके अपने पैरों को खो दिया है। ठीक है, तो ऐसा अपने लमार्क बाबा ने कह दिया। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कौन से है ये? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, मतलब पिछली जनरेशन से इस जनरेशन को एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लेमार्किज्म। अब लेमार्किज्म का दूसरा नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या नाम है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, डार्विनिज्म को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और लेमार्किज्म को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है उनके इनहेरिटेंस वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रहे आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लेमार्किज्म। आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे लेमार्क बाबा है यहाँ पे आप बैठे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1744 में, डेथ हुई थी 1829 में। Lamarck proposed that the activities of the organisms are responsible for their evolution। तो देखिए क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी एक्टिविटीज दिखाते हैं, जो काम वो करते हैं, उसके हिसाब से उनमें एवोल्यूशन होता है। This French naturalist proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan and those changes are transferred to the next generation। ठीक है, कुछ भी जो भी प्लांट जो भी एनिमल होता है वो अपने लाइफ स्पैन में कुछ ना कुछ चेंज दिखाता है और वही चेंज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है, एंड सच चेंजेस अकर इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जनरेशंस टू। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस क्या उठाए जाते हैं कि ये जो है स्पेसिफिक केस सिनेरियो है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं बैठता। देखिए क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड। अब क्या बोला कि ये जो ऑर्गन्स है वो अगर यूज नहीं होते तो वो गायब हो जाएंगे, या फिर वो यूज होते हैं तो वो डेवलप हो जाएंगे। ये तो सब लोगों ने मान लिया कि भैया सही है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिराफ की बहुत लंबी गर्दन है तो उसके फ्यूचर जनरेशन की भी जो जिराफ है उसमें भी सेम लंबाई की गर्दन होगी। ये वाला जो कैरेक्टर है ना, ये रिजेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि because it had been verified many times that modifications brought in us are not transferred to next generation, and thereby Lamarck's theory was disproved।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बोला कि हमारे अंदर जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वो ट्रांसफर नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन में, वो हम जो एक्टिविटीज करते हैं उसकी वजह से आते हैं। इसलिए लेमार्किज्म को डिसअप्रूव कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये नहीं है भाई, ये सही नहीं है। ठीक है, एक्चुअली लेमार्किज्म को काफी कम लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग डार्विनिज्म को मानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरी हाइट और मेरे फादर की हाइट, ठीक है, मेरी हाइट तो अभी ही 10th स्टैंडर्ड में ही मेरे फादर जितनी हो गई है एंड आई एक्सपेक्ट टू इट टू ग्रो मोर। ठीक है, काफ़ी बढ़ती चल रही है। तो इसलिए देखिए क्या है कि लेमार्किज्म जो है मेरे केस में नहीं चल रहा है, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स में क्यों चलेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसे डिसअप्रूव भी कह सकते हैं। ओके, अब आपको बात समझ में आ गई। देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, जो हमारे जो जिराफ होते हैं उसके अंदर लंबी गर्दन वाला कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को भी पास होता है कि लंबी गर्दन होगी। इसे हम कहते हैं एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, और वो कंफ्यूजन रहेगा ही क्योंकि आपने दो अलग अलग चीजें पढ़ी है, इसलिए काफी कंफ्यूजन रह सकता है। सो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लर्निंग का पार्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसके पहले वाला तो हमने समझ लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सो अब आपको एक यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कलेक्ट द पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ मंकीज फ्रॉम द इंटरनेट। तो 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिएगा और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 260 स्पीशीज से भी ज्यादा है मंकीज की आज वर्ल्ड में। ओके, और वो जो है अर्ली प्राइमेट्स से आई है, जो लाखों साल पहले रहते थे। ठीक है, तो उनसे आई है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि ये कहाँ से आए होंगे, लेकिन ये काफी ज्यादा स्पीशीज है। ओके, और इसके अंदर मैंने मंकी स्पीशीज की एक लिस्ट बना के दी है आपको, थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए जो सरप्राइज था वो आ चुका है भैया, जो है आपके लिए मैंने मेमोरी मैप्स दिए हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने टारगेट पब्लिकेशंस की बुक से लिए हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इफ़ यू हैव नॉट परचेज द बुक येट तो आप इसमें से देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं किए तो जरूर कर भी लेना क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो पढ़ा था हमने एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, जो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो द लाइफ वाज नॉन एग्जिस्टेंट ऑन अर्थ। तो ये पूरा मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट दिया है यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड सेशन में पढ़ा था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद वाले सेशंस में। उसके बाद हमने पढ़ा आज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा लेमार्किज्म के बारे में। ठीक है, तो ये सब आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक और बार दिखा देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलिए मेरा एक दूसरा चैनल है एजुकेटेड एजुकेशन, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे मैं हर सैटरडे को 5 साढ़े 5 बजे आता हूँ। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर आपको एनटीएससी के नोट्स चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है। ओके, सो यू कैन ईमेल मी ओवर। यार आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हो या फिर आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए हो बोर्ड एग्जाम के लिए, दिस इज माई इंस्टा आईडी, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। सो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, फटाफट लाइक, फटाफट। और मेरी मेहनत देखकर आपको सच्ची में अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि उनको भी पहुंचने दो। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो एक पर्सन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कई पर्सन्स के लिए एक साथ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कई पर्सन्स तक पहुंचने दो। सो शेयर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, और सब्सक्राइब ना किया हो तो यार सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई एम संकेत मनियार एट द स्टडी शैक। बाय बाय, मिलेंगे कल।